हेलो एवरीवन। तो लास्ट हम रोमांटिक एज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने बताया था आपको रोमांटिक एज में अभी कुछ चीज़ें और भी रह गई हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड अभी कुछ चीज़ें और हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं बिल्कुल एकदम रेडी हूँ रोमांटिक मूवमेंट के साथ में। और रोमांटिक एज के बाद में हम लोग विक्टोरियन एज के बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग रोमांटिक मूवमेंट को देखते हैं। देखिए, रोमांटिक मूवमेंट की जो एज है, रोमांटिक एरा की जो एज है, वो आपका 1798 से 1837 तक मैंने बताई थी। और मैंने कुछ इवेंट्स, कुछ पॉइंट्स मैंने रोमांटिक एज में बता भी दिए थे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि रोमांटिक एज में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, थोड़ा सा लेंदी है, जैसे कि एलिजाबेथन एज भी थोड़ा सा लेंदी रहा, बाकी इतना कोई लेंदी नहीं रहा। तो आज हम देखेंगे रोमांटिक मूवमेंट के बचे हुए फैक्ट्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 120 मीनिंग्स। अब ये कह रहे हैं कि जो रोमांटिक वर्ड है ना, जो रोमांटिक वर्ड है उसके 120 मीनिंग्स हैं। हैव सो फार बीन गिवन बट नॉट अ सिंगल वन डिफाइंस रोमांटिक। ये कह रहे हैं कि जो रोमांटिक एक वर्ड है उसके इतने सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन कोई भी सिंगल डिफाइन नहीं कर सकता रोमांटिक को, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, मतलब एज कैजुअली आप लोग याद रखिए, मतलब ये कोई आएगा नहीं एग्ज़ाम में इस तरीके से। लेकिन हाँ, ये कहा गया है क्योंकि मेरे पास जो नोट्स हैं, मेरे पास जो इसके मतलब जितने भी मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि हाँ इसका फार मतलब गिवन, फार बीन गिवन, हैव सो फार बीन गिवन बट नॉट अ सिंगल वन डिफाइंस रोमांटिक। लेकिन एक सिंगल वन ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इसको डिफाइन कर पाए, ठीक है। आगे लिखा है कि रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिसिज्म वॉज ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट नियो क्लासिकल एंड इट्स प्रेसिडेंट मूवमेंट मेटाफिजिकल मूवमेंट। देखिए, अगर हम देखें कि प्रेसिडेंट माने ये होता है कि जो इसके पहले वाला एज था, इसके पहले वाला जो ईयर था, उस पे एक, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि रोमांटिक एज में इनर वर्ल्ड ऑफ मैन को ज़्यादा वैल्यू किया गया था, ठीक है, देन अगर हम देखें तो नियो क्लासिकल की अपेक्षा, ठीक है। इन कंपैरिजन ऑफ नियो क्लासिकल, इन कंपैरिजन ऑफ मेटाफिजिकल मूवमेंट, देयर आर मच वैल्यू ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स एंड इनर वर्ल्ड ऑफ मैन, ओके। तो इसीलिए तो ये उससे रिवॉल्ट है, क्योंकि नियो क्लासिकल में इसका जो प्रेसिडेंट मूवमेंट, मेटाफिजिकल मूवमेंट है, उसमें कोई भी ऐसा मतलब इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करा गया। लेकिन रोमांटिसिज्म में इन सब चीज़ों को वैल्यू किया गया था। आगे लिखा है ड्यूरिंग नियो क्लासिकल एरा पोइट्री वॉज बॉर्न बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने कहा था नियो क्लासिकल वाले दिमाग से चलते थे, वो कहते कि हर काम को दिमाग से करिए, दिमाग से इस चीज़ को सॉल्व करिए। वो दिल से काम नहीं लेते थे, वो दिमाग से काम लेते थे। इसलिए इमोशंस की वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि इमोशंस कहाँ से होते हैं, अंदर से होते हैं, है ना। जो हमारी इनर वॉइस होती है ना, वो इनर अंदर से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नियो क्लासिकल में ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि रूल्स रेगुलेशन से बंधी हुई थी नियो क्लासिकल। इट बिकेम इंसिपिड, इंसिपिड मतलब नीरस, ठीक है, नीरस था बिल्कुल नियो क्लासिकल। लैक्ड इमोशन था। इट ऑल्सो बिकेम रेशनल, और रेशनल मतलब कि बहुत ही विवेकी तौर पे हर चीज़ को दिमाग से, बहुत विवेक से, बहुत रीज़न लगा करके ही उसको देखा जाता था। इट ऑल्सो बिकेम रेशनल लोडेड विद पेडांटिक डिक्शन। पेडांटिक मतलब पांडित्यपूर्ण जो डिक्शन होता है ना, जहाँ पे बड़े अलंकार, बड़ा बड़ा सलीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, कि तो वही पेडांटिक डिक्शन। भाई इमोशंस को अगर हम देखें, फीलिंग्स को जो देखें, तो फीलिंग्स आपके दिल में आई, आपने एज इट इज़ जाहिर कर दिए, ठीक है, कि हाँ ऐसा है। उसमें आप पेडांटिक डिक्शन थोड़ा देखोगे कि मैं अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल सही तरीके से, सही सेंटेंस में, सही वर्ड्स में शो करूं, है ना। तो यहाँ पे लेकिन पेडांटिक डिक्शन था, क्योंकि ये यहाँ पर नियो क्लासिकल से कंपैरिजन करके आपको समझाने के लिए बताया गया है
कि वहाँ पर पेडांटिक डिक्शन था। एज अ रिजल्ट इट बिकेम कन्फाइंड टू लर्नड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इसका रिजल्ट ये था कि ये सिर्फ कन्फाइंड हो पाती थी जो लर्नड सेक्शन था सोसाइटी का, जो पढ़ा लिखा वर्ग था समाज का, एक वही इसको समझ सकता था। भाई अब वही समझ सकता है ना। अब जहाँ पे आप पेडांटिक डिक्शन का यूज़ करेंगे, इतने अजीब सी लैंग्वेज का एक यूज़ करेंगे, तो वो एक पढ़ा लिखा वर्ग ही उसको समझ सकता है। आगे लिखा है कि इन इंग्लिश लिटरेचर रोमांटिसिज्म वॉज नॉट अ सडन आउटबर्स्ट। अब कह रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में जो रोमांटिसिज्म आया है वो ऐसे ही नहीं बर्स्ट हो गया कि अचानक से आ गया। नो, इट हैड स्टार्टेड विद पब्लिकेशन ऑफ टॉमसन्स पोएम सीजन। ठीक है, तो टॉमसन का जो पोएम है ना सीजन, वहाँ से ये आया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जेम्स थॉमसन आई थिंक इनका नाम है, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जेम्स थॉमसन ही है आई थिंक। तो जेम्स थॉमसन की जो पोएम है ना सीजन, वहाँ से रोमांटिसिज्म निकल करके आया, ये ध्यान रखना है। ओके, 4 सीज़न इसमें डिस्कस किए गए हैं। इसमें सीज़न में विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये याद रखना है। अब लिखा है द पोइट्री ऑफ एलिजाबेथन एरा एंड न्यू क्लासिकल एरा लैक्ड इन इमोशन। एलिजाबेथन एरा में भी इमोशंस को इतना वैल्यू नहीं किया गया था, सेंटिमेंट्स को इतना वैल्यू नहीं किया गया था। ठीक है, न्यू क्लासिकल में तो नहीं ही किया गया है। दीज 2 एलिमेंट्स वर सप्लाइड बाय टॉमस ग्रे। लेकिन ये दोनों टर्म्स, ये दोनों ही एलिमेंट टॉमस ग्रे के द्वारा बिल्कुल सप्लाई करे गए। व्हेन ही रोट एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जब इन्होंने 1751 में एलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड को लिखा था। ठीक है, एलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड 1746 से लिखना स्टार्ट करा था इन्होंने, और पब्लिश होते होते क्या है 1751 में ही पब्लिश हो पाई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 एलिमेंट्स टॉमस ग्रे ने यूज़ किए अपने वर्क एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एन एलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, ये पास्टोरल एलेजी नहीं है। ओके, ये सिर्फ एक एलेजी है। विलियम कॉलिंस एंड बर्न्स यूज्ड रस्टिक डिक्शन। अब विलियम कॉलिंस ने, बर्न्स ने रस्टिक मतलब के जो गांव देहात का होता है, जिसको जो इलिटरेट पीपल है वो लोग भी पढ़ सकें, वो लोग भी समझ सकें, उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने ऐसा यूज़ किया कि रस्टिक डिक्शन का, उन्होंने पेडांटिक डिक्शन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि पेडांटिक डिक्शन तो सिर्फ लर्न्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझ सकता है, लेकिन रस्टिक डिक्शन तो वो लोग भी समझ सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी समझ सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो विलियम कॉलिंस ने, बर्न ने यूज़ करा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ कपलेट स्टैंजा बैलेड स्टैंजा वॉज इंट्रोड्यूस इन रोमांटिक पीरियड। आपको पता है कि रोमांटिक पीरियड में लिरिकल बैलेड्स तो आया ही आया है, उसी की वजह से तो रोमांटिक पीरियड का इतना नाम है, क्योंकि वहाँ पे लिरिकल बैलेड आया है। ठीक है, लिरिकल बैलेड हम वहाँ पे देखने को मिलता है। कब आया है लिरिकल बैलेड, बताइएगा आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ है। इसके 4 मतलब उसके 4 इसके मतलब पार्ट हैं। ठीक है, और सब में कुछ ना कुछ इसको नाम भी दिया गया है। ओके, वो भी आप कमेंट्स करेंगे एंड इसके ईयर भी बताएंगे, चारों के ईयर भी आप लोग बताएंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और है। इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी बिकेम द हॉलमार्क ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की जगह पे सब्जेक्टिविटी का यूज़ हुआ। न्यू क्लासिकल में हीरोइक कपलेट चल रहा था, यहाँ पे बैलेड चल रहा है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी चल रही थी और यहाँ पे सब्जेक्टिविटी चल रही है। ऑब्जेक्टिविटी का मीन्स ये होता है कि जब हम दूसरों के हिसाब से चीज़ों को लिखते हैं, कि हाँ दूसरा पढ़ रहा है, दूसरों को बिल्कुल सही से समझ में आए, एकदम अच्छे अच्छे वर्ड हम यूज़ करें, भले ही वो अनपढ़ लोग ना समझ पाएँ, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है वो ना, लेकिन हमें यूज़ वैसे ही करना है, हमें एकदम दिमाग से चीज़ों को देखना है ना। ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। और सब्जेक्टिविटी होता है आपने एज इट इज़ अपनी फीलिंग्स को खोल के रख दिया बिल्कुल, कि येस इट इज़। ठीक है, ये ऐसा है, बस जो आया आपने निकाल दिया पोएम में उसको, फिर जो आया आपके इनर वॉइस में निकाल दिया आपने उसको। तो ये सब्जेक्टिविटी होती है कि अपने इमोशंस के बेस पे चीज़ों को लिख रहे हैं, वो लोग समझ भी पा रहे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो भी समझ पा रहे हैं। पर ऑब्जेक्टिविटी में ऐसा नहीं है, आप दूसरों के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख करके लिखेंगे बार बार, कि हाँ देख के लिखूँगी, गलत ना हो जाए, है ना। तो यहाँ से आप थोड़ा समझिए कि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का यूज़ किया गया था इन रोमांटिक मूवमेंट।
इट फाउंड इट्स फुल कल्मिनेशन विद पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। और फुल कल्मिनेशन तो इसको लिरिकल बैलेड से मिला ही है, मैंने बताया था आपको। देखिए एक तो ईयर आपका निकल करके आ गया 1798 में, सेकंड कब आया है, थर्ड कब आया है, फोर्थ कब आया है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। स्कॉलर्स कमेंट्स देख लेते हैं रोमांटिक मूवमेंट के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर पैटर, रोमांटिसिज्म वॉज एडिशन स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। ये आपको याद रखनी है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, आप कोई भी लिंक बिठा सकते हैं कि स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी वॉल्टर पैटर का है, इस तरीके से। तो रोमांटिसिज्म वॉज एडिशन स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ये किसका है, वॉल्टर पैटर का है। डंटन का है, रोमांटिसिज्म वॉज रिनेसा ऑफ वंडर, वंडर डंटन, वंडर डंटन। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। प्रोफेसर कैज़मियन कह रहे हैं कि इट वॉज हाइटनिंग ऑफ इमोशन इमेजिनेशन। प्रोफेसर कैज़मियन ने कहा है कि रोमांटिसिज्म का जो टाइम था ना, वो हाइटनिंग ऑफ इमोशन था एंड इमेजिनेशन था, ठीक है। विक्टर ह्यूगो कह रहे हैं कि इट वॉज कल्मिनेशन ऑफ इनर वंडर एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड नीत्जे कह रहे हैं कि इट वॉज अ न्यू अवेकनिंग टुवार्ड्स नेचर। न्यू अवेकनिंग है नेचर की तरफ, क्योंकि नेचर की तरफ ही लौटने की बात कही है। रूसो को फॉलो करा एक तरीके से इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। रूसो की विचारधारा पे चले हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी और यहाँ पे हम रोमांटिसिज्म को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। इतना ही पढ़ना है इसमें, और आगे हम लोग बात करेंगे विक्टोरियन मूवमेंट, विक्टोरियन एज के बारे में। उसमें क्या क्या, उसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, कुछ कुछ थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हैं, बस वो देख लेने हैं। तो आपका एक तरीके से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो चीज़ें हैं वो आपकी हो जाती हैं कंप्लीट, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि उधर से थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, इसमें इवेंट्स कौन कौन से हुए ये बहुत याद रखिएगा, ईयर वगैरह किस ईयर में हुआ। और उधर से वो आप याद रखिएगा कि जेम्स फर्स्ट आया, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड किंग बना, फिर चार्ल्स फर्स्ट का बेटा फिर बीच में ओलिवर क्रॉमवेल का रूल रहा कॉमनवेल्थ में, फिर आपका चार्ल्स सेकंड, फिर जेम्स सेकंड। यहाँ तक बहुत टिपिकल भी है, थोड़ा सा सीरीज़ बैठानी पड़ेगी आपको और याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल फ़िलहाल कुछ भी नहीं है अगर हम ठान ले तो ये है कि थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे देखना है। यहाँ पे फिर आपको इतना नहीं देखना है, इवेंट्स बस आपको देखने हैं कि कौन से हुए हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।